Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। सेक्टर्स के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस, पार्ट 1। जो 3 सेक्टर्स हमने पढ़े, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, टर्शरी सेक्टर की बात करें, है ना, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो इन तीनों सेक्टर्स में क्या डिपेंडेंस है, एक दूसरे पे क्या ये डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, ठीक है। सबसे पहले लाइक शेयर कर दो, और जो फिर 3 सेक्टर से जरा सा उनका ब्रीफ समझते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट उस चीज में रखना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्या है, जो 3 सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हमारे 3 सेक्टर्स। फर्स्ट अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर था हमारा, फर्स्ट हमारा प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें इन्वॉल्व थी, प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें इन्वॉल्व थी। when जब पीपल डिपेंड रहते हैं किसमें, नेचर में, ठीक है, फॉर द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के जब पीपल नेचर में डिपेंड रहते, फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या देखेंगे, जैसे फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, फार्मिंग। प्राइमरी सेक्टर ये था, ठीक है। अब सेकंड जो था हमारा सेकेंडरी सेक्टर था हमारा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके एग्जांपल्स बताओ। सेकेंडरी सेक्टर के आप डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, जो भी आउटपुट हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उसको उसमें प्रोसेस करके, उसको मैन्युफैक्चर करके ट्रांसफॉर्म करता है फिनिश गुड में। जैसे हमें नेचर से कॉटन मिल गया, कॉटन को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके हमने कॉटन से क्या बना दिया, फैब्रिक बना दिया, कपड़ा बना दिया। या हमें नेचर से कोई ग्रेन, है ना, अनाज वगैरह मिल गया, गेहूं मिल गया, है ना, गेहूं की फसल हमने उगाई, गेहूं मिल गया हमें, जो है हमारी धरती माँ से। अब उस गेहूं को प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके, चेंज करके, उसमें हमने क्या करा, उसको चेंज करके हमने उसको आटा बना दिया। वो आटे को या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो सेल करेंगे। फिर ग्राउंड नट से हमने क्या कर दिया, जो है ऑयल बना दिया, ठीक है। तो जब हम नेचर से मिली हुई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कार हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग, है ना, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग। और भी बहुत सी चीजें। अब जो थर्ड है हमारा सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जिसमें हम बोलते हैं, जो क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स सर्विसेज, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कौन सी, जैसे हम बात करें बैंकिंग वगैरह, है ना, बैंकिंग,
ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। तो ये हमने 3 जो है सर्विसेज जो हम कहेंगे सेक्टर्स को पढ़ा था। अब जब हमने ये सेक्टर्स को पढ़ा था तो क्या ये सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, है ना, जो हमारा टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, टर्शरी, तो क्या ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है सेक्टर, वो हमें बताना है। चलो रिकॉल हुआ जो पढ़ा था लास्ट क्लास में। नाउ अब इस पर आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। The 3 types of economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw material into finished product for final consumption। ये जो तीनों टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, है ना, जो तीनों टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमिक सेक्टर है, ये प्ले करते एक इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। किसके कन्वर्जन में, जब नेचुरल जो नेचर से हमें रॉ मटेरियल मिले हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में फॉर फाइनल कंजप्शन। ठीक है, जब हम नेचुरल रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, जब हम नेचुरल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते किस में, फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है, क्यों, फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए। क्लियर हुआ। तो इसमें तीनों ही जो 3 सेक्टर्स, ये तीनों ही सेक्टर्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। ये तीनों ही सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Let us go on an imaginary excursion into a village in an Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the 3 sectors are interconnected and support each other। अब हम एक इमेजिनरी भाई ऐसे घूमने थोड़ा सा विजिट पे चलते हैं। आनंद डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहाँ पे है ना, वहाँ का गाँव है, वहाँ पे चलते हैं और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम समझेंगे कि ये तीनों सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तीनों सेक्टर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये तीनों सेक्टर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो हम क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब जो है डेयरी कोऑपरेटिव है फ्रॉम फार्म टू प्लेट, फार्म से लेके प्लेट तक। अब क्या कह रहे हैं जरा देखें। These days farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy news of their best friends, their cows or buffaloes. Cows have a special place in the lives of the farmers and their families. The farmers milk the cow and sell their milk to the dairy nearby. At the end of the month, they get paid for the milk based on its quantity and quality. However, this was not the case about 50 years ago. Dairy पहले क्या है इसको समझते हैं। A place where milk is collected and stored. Dairy एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिल्क को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और स्टोर करके संभाल करके मिल्क को रखा जाता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं डेयरी। तो these days, आज के टाइम की हम बात करें तो फार्मर्स क्या करते हैं गुजरात के, वो दिन की शुरुआत कैसे करते हैं भाई, मिल्क वगैरह निकालने से। ठीक है, मिल्क वगैरह निकालते हैं, फिर जो काऊ और बफेलो, फिर काऊ क्या करती हैं उनकी जिंदगी में, काऊ का एक स्पेशल स्थान है ना, क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के, ये तो होता है सुबह उठे चाय वाय पी और जो है दूध निकालते हैं गाय का। ठीक है, गाय बफेलो का दूध निकालेंगे। फार्मर्स और उनकी फैमिलीज में काऊ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय। अब फार्मर क्या करते हैं, गाय का दूध निकालते हैं और क्या करेंगे, डेयरी, पास की जो डेयरी वहां पे बेचते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जब वो डेयरी में जो जहाँ पे मिल्क स्टोर करा जाता है, कलेक्ट करा जाता है, वहाँ पे बेचते हैं, तो मंथ के एंड में उनको क्या होता है, मिल्क की जो क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर उनको क्या करा जाता है, पे करा जाता है। ठीक है, हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स अगो। लेकिन 50 साल पहले ऐसा कुछ केस था नहीं। 50 साल पहले चीजें अलग थी। 50 साल पहले मामला या मैटर हम कह सकते हैं थोड़ा अलग था। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, दिस इज द
अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ मिल्क कोऑपरेटिव नेम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है भाई। एक मिल्क कोऑपरेटिव है जिसका नाम क्या है, जिसको हम अमूल बोलते हैं ना, हमें फुल फॉर्म तो पता भी नहीं होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अमूल दूध आप पीते होंगे, अमूल अमूल अमूल, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका रियल फुल। In the early 1940s, farmers in Anand district would sell milk to the neighboring villages. अर्ली शुरू के टाइम पे 1940s में, है ना, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो क्या करते थे, आनंद डिस्ट्रिक्ट में वो सेल करते थे मिल्क, दूध वगैरह बेचते थे आसपास के गांव में। They would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. Sorry, मतलब जो ऐसी धूप है ना, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप हम जो बोलते हैं, वो साइकिल में जाते थे या वॉक करते थे आसपास के गांव में और वहाँ पे दूध बेचते थे, ठीक है। इतनी भरी गर्मी में भी बेचारे साइकिल से या पैदल पैदल जाते थे, दूध बेचते थे। एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। जैसे कि आपको पता है जो दूध है वो गर्मी जब होती है तो फट जाता है, बोलते हैं ना, खराब हो जाता है, फटने लग जाता है, दूध फट जाता है इस तरीके से। The farmers had to sell the milk quickly before it could spoil. अब जो किसान है भाई, उनको पैसा भी कमाना है, तो मिल्क क्या करते, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, फटाफट ऐसे काम करते थे, बेचने की कोशिश करते थे। This was a lot of effort for the small amount of money they would earn. मतलब जितना वो एफर्ट लगा रहे हैं, इधर उधर आसपास के गाँव में जाना, फटाफट जाके साइकिल चला के पैदल तेज़ जाना है ना, स्पीड से बिल्कुल जाओ, आपको दूध देना है ना, दूध बेचकर आना है, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम भी नहीं हो रही, उतना आप मनी अर्न भी नहीं कर रहे, है ना, लेकिन फिजिकल एफर्ट लग रहे, मेंटल टेंशन अलग है, धूप अलग है, दूध फटने का डर अलग है, ख़राब होने का डर अलग है, तो उस हिसाब से उतनी अर्निंग भी नहीं होती थी। सो दे डिपेंडेड ऑन पीपल कॉल्ड मिडिल मैन। तो आप क्या सोचते थे वो कि भाई मिडिल मैन जो बीच के लोग हैं उन पर डिपेंड हो गए कि खुद से दूध निकाल के डायरेक्ट जाके बेचना, इतनी गर्मी में फिर दूध फट भी ना जाए वो टेंशन अलग, तो मिडिल मैन पे डिपेंड होने लगे। हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट मेगर प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर्स। अब जो मिडिल मैन है वो क्या करता था, इन किसानों से बहुत ही मतलब एक नॉर्मल एक सही प्राइस में इनसे खूब सारा बल्क में दूध खरीद लेता था एंड सेल इट इन द मार्केट, और मार्केट में बेच देता था। Many times, कई बार the farmer felt cheated and harassed by the middleman. अब कई बार जो इनको लगा कि भाई हम इतनी मेहनत करें, जो चीज़ें हैं, मिडिलमैन हमसे पैसा मतलब हमें जो है पैसे देके हमसे दूध खरीद रहा है खूब सारा और बढ़िया मार्केट में बेच रहा है, तो हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। One day the farmers collectively approached सरदार वल्लभ भाई पटेल, a prominent national leader, with their problems. अब एक दिन जो फार्मर्स थे उन्होंने कलेक्टिवली किसको अप्रोच करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने अप्रोच करा, है ना, उनसे हेल्प ली है, उनके पास गए। अब प्रोमिनेंट नेशनल लीडर, भाई उस जमाने में नेशनल लीडर थे, 1940s की बात हम देख रहे हैं ना, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो तब ये थे विद देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। He advised them to form a cooperative to become independent and stop relying on the middleman. अब उन्होंने उनको एडवाइस करा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि आप क्या करो, अपना एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर लो, है ना, कोऑपरेटिव बना लो अपनी और इंडिपेंडेंट बन जाओ, किसी पे डिपेंड मत करो, किसी भी मिडिलमैन की, भाई वो आपका जाके आप मिल्क हैं आप उनको देंगे, वो बेचेगा, फिर आपको लग रहा है चीटिंग हो रही है, हैरेस कर रहे हैं, तो उन पे डिपेंड मत रहो, खुद की कोऑपरेटिव बनाओ। एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल टू बाय एंड सेल मिल्क। अब कोऑपरेटिव के तौर पे जो फार्मर हैं वो क्या कर रहे थे, वो मिल्क को बाय करना है, सेल करना, मतलब मिल्क को बेचने खरीदने में क्या हो पा रहे थे, सही चीज़ हो पा रही थी ना, ग्रुप के थ्रू, एज अ ग्रुप, मतलब एज अ ग्रुप जो फार्मर्स है वो ईजिली आराम से जो बाय कर पाते थे, मिल्क सेल कर पाते थे एज अ ग्रुप, टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्व्स। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस। अब ध्यान रखना है ना, पूरे जो मिल्क में कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, कलेक्ट करना, उसके बाद प्रोसेसिंग होना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना खुद से, तो ये फार्मर्स ने क्या करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एडवाइस मान ली। कोऑपरेटिव पहले होता क्या, इसको समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरली कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स इन अ फॉर्मल वे। ऐसा ग्रुप जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, है ना, क्यों मिलते हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए, भाई पैसा कमाने के लिए, ऑब्वियसली इकोनॉमी और सोशल नीड्स के लिए फॉर्मल वे में मिलते हैं, काम करते हैं। दे ओन द कोऑपरेटिव एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर कलेक्टिवली। ये कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं, मतलब ओन सभी होते हैं, क्योंकि सारे मेंबर्स हैं ना, 5-6 मेंबर्स से मिलकर कोई कोऑपरेटिव बना ली, तो सभी
इसके मालिक ये समझ लो हो गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक का है, ये सब मिलके इसको ओन करते हैं, साथ में जो भी डिसीजंस रहता है कोऑपरेटिव से रिलेटेड मिलके डिसीजन लेते हैं। क्लियर? तो क्या देखा, ये अमूल जो मिल्क हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव की, कि पहले ऐसा था कि सिंपल तरीके से बेचारे खुद जाते थे, बेचते थे, गांव-गांव जाते थे, है ना, इतनी धूप में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, दूध फटने का डर अलग था, तो ये मिडिल मैन पे डिपेंड होने लगे। लेकिन ऐसा लगा कि जो मिडिल मैन ये चीटिंग कर रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको क्या आइडिया दिया कि आप अपनी खुद की कोऑपरेटिव बनाओ, हर चीज़ खुद से करो, किसी मिडिल मैन पर रिलाय मत करो। तो इन्होंने यही करा, सारा जो है मिल्क की कलेक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन खुद से ये लोग करने लग गए। किस पे किसकी बात मान ली इन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एडवाइस इन्होंने मान ली। ठीक है। Amul was set up in 1946 under the leadership of Tribhuvan Das Patel, lawyer and freedom fighter, and Dr. Varghese Kurian, an engineer who was working at dairy factory in Mumbai. जो अमूल था सेटअप हुआ 1946 में, किसके अंडर? अंडर द लीडरशिप हो, किसकी लीडरशिप के अंडर? त्रिभुवन दास की लीडरशिप, पटेल की लीडरशिप के अंडर, लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर, जो कौन थे? एक लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे, और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, एन इंजीनियर, एक इंजीनियर थे, वॉज वर्किंग एट डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई, जो डेयरी फैक्ट्री है ना वहाँ पे मुंबई में काम करते थे। ठीक है। तो कब सेटअप हुआ अमूल? 1946 में। तो कैसी रही कहानी अमूल की? हम जो बोलते हैं अमूल 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 आइसक्रीम, अमूल जो है दूध, अमूल बटर, ये जो सब हम बोलते हैं, तो ऐसे शुरुआत हुई। मिडिल मैन कौन होते हैं? पर्सन्स हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू कंज्यूमर्स। द मिडिल मैन चार्ज अ फी फॉर दिस सर्विस। मतलब प्रोड्यूसर, बीच में हो गए मिडिल मैन, किसको बेचेंगे? कंज्यूमर को। किसको बेचेंगे? कंज्यूमर को बेचेंगे, है ना। इनसे क्या करेंगे? ये जो है इनसे बाय करेंगे और इनको सेल कर देंगे। इनसे बाय करेंगे और इनको सेल कर देंगे। इसके बीच में क्या चार्ज करते हैं भाई? फी चार्ज करते हैं, फी फॉर दी, फी चार्ज करते हैं सर्विस के लिए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ये कौन है? वर्गीस कुरियन लेफ्ट एंड त्रिभुवन दास राइट। ये देखो, ये त्रिभुवन दास राइट में है, ये वर्गीस कुरियन लेफ्ट में। ठीक है, जिन दोनों की हमने बात देखी थी, भाई इनके बारे में बताया जा रहा था ना। क्लियर? चलो। This initiative brought farmers, including women, together and gave them control over the production and sale of milk. ये जो इनिशिएट लिया गया, ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इसने फार्मर्स को लेकर आए, है ना। ये इनिशिएटिव में फार्मर्स को साथ में लाया गया, इंक्लूडिंग, जिसमें वुमेन थी, है ना, टुगेदर एंड गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क, है ना, जिसमें क्या किसको मिला? सारा कंट्रोल, चाहे प्रोडक्शन करना हो या मिल्क को बेचना हो, इनके पास। द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स सच एज प्रोडक्शन, पैस्चुराइजेशन एंड सेल ऑफ मिल्क। अब ये पैस्चुराइजेशन क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। पैस्चुराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मिल्क को प्रिजर्व करा जाता है, उसको गर्म किया जाता है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक टेम्परेचर में इसको गर्म किया जाएगा ताकि जो उसके हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो मर जाएं, है ना। तो किसकी प्रोसेस है? पैस्चुराइजेशन की प्रोसेस है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हो मिल्क का या मिल्क को बेचना हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास थी। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजन, मिल्क के कोई भी डिसीजन बनाते थे, एंड ऑल मैटर सच एज, मैटर कुछ कौन से हो, चाहे प्रोडक्शन करना हो, चाहे पैस्चुराइजेशन की प्रोसेस हो, या मिल्क को बेचना हो, सब ये मिलके करते थे डिसीजन। द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन विच हेल्प रेज देयर इनकम ग्रेजुअली। इस टास्क में, है ना, वर शेयर्ड बाय एवरीवन, इस टास्क में हर किसी का शेयर था। विच हेल्प, जिसने क्या हेल्प करी? उनकी इनकम धीरे धीरे क्या हुई? ग्रेजुअली उनकी इनकम इंक्रीज हुई। दे डिड नॉट नीड द मिडिल मैन एनी मोर एंड बिकम लाइक वन बिग फैमिली। उनको अब मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे काम वो खुद से करते थे। सारे काम कौन सा? चाहे प्रोडक्शन करना हो, चाहे पैस्चराइजेशन हो, चाहे मिल्क की सेलिंग की बात करें, सारे काम ये खुद ही करते थे। एंड बिकम लाइक वन बिग फैमिली, और कैसे बन गए? बिग फैमिली की तरह ये बन गए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से भाई ये चीजें होती थी। ये देखो, चलो।
As more and more farmers began to see the benefits of the cooperative, it continued to grow. अब जैसे जैसे बाकी फार्मर ने देखा कि अरे कोऑपरेटिव का तो फायदा बड़ा है, खुद ही से प्रोड्यूस करो, खुद ही से प्रोसेस करो और खुद ही बेच दो, प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना, बेचने जाना, खुद ही कर लो सब कुछ, तो उनको मतलब ये चीज देख के वो भी थोड़ा सा सोचने लग गए. The quantity of milk that was being collected was so huge that the farmers decided to make other products out of it. They set up a factory in Anand and began to produce butter and milk powder. अब दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था, कितना दूध बेचेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा दूध आने लगे, क्वांटिटी जो दूध की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो सोचा क्यों ना दूध से अब कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बना लें. क्या करेंगे इतने दूध का, ठीक है बेच लिया जितना बेच लिया. तो दे सेटअप फैक्ट्री इन आनंद, उन्होंने आनंद में फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री सेटअप करी और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट बनाने लगे. जैसे भाई बटर बनाया, मिल्क पाउडर बनाने लग गए, क्योंकि अब तभी तो हम बोलते हैं अमूल बटर, अमूल मिल्क पाउडर कैसे बन रहा है, धीरे धीरे जब दूध बहुत ज़्यादा था तो उसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी बनने लग गए. फैक्ट्री क्या है, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स. फैक्ट्री होती है बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री होती है बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और वेरियस कंपोनेंट्स आर पुट टुगेदर, बहुत से कंपोनेंट्स साथ में डाले जाएंगे टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट. मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है ना, जहाँ पे जो है कच्चा माल लाया जाता है, उसमें चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसमें और कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं, क्या बनाया जाता है, देन आफ्टर दैट फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है. क्लियर. Today, the cooperative has a wide range of products made at many milk processing plants and factories all over India. आज के टाइम पे जो cooperative है ना, आज के टाइम पे जो cooperative है, बहुत सी रेंज है इनके पास प्रोडक्ट की, made at many milk processing plant and factories all over India. मतलब आप समझ ही सकते हैं जो cooperative अच्छी वर्ल्ड मतलब रेंजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया. कैन यू नेम अ फ्यू, क्या आप कुछ का नाम बता सकते हो, जैसे मैंने अमूल आइसक्रीम वगैरह बोल दिए ये सब. The product are then transported and sold in both small and large retail shops all over the country. अब ये जो प्रोडक्ट है इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा भी तो जाएगा, बना लिया, प्रोड्यूस कर लिया, भेजना भी तो है, दूर दूर तक पहुंचाना भी तो है, अदर पार्ट्स ऑफ मतलब कंट्री के अदर पार्ट्स में. तो इनको क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, चाहे स्मॉल शॉप्स हो, रिटेल शॉप हो या बड़ी रिटेल शॉप हो, ऑल ओवर द कंट्री. इन फैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू सेवरल कंट्रीज. इवन ये जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं, कंट्री के बाहर, अराउंड द वर्ल्ड. इट इज नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है, इज इट नॉट अमेजिंग, क्या आपको अमेजिंग नहीं लग रहा है कि ऐसा होता है. रिटेल, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रादर देन फॉर रीसेल. रिटेल क्या होता है, जब जो गुड्स को बेचा जाता है इन स्मॉल क्वांटिटी में, है ना, फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रादर देन फॉर रीसेल. मतलब रिटेल वो होता है जब जो गुड्स हैं फाइनल कंज्यूमर को बेचा जाता है. मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको दोबारा किसी को बेचूंगी फिर वो किसी को बेचेगा, नहीं, मैं डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही हूँ और कस्टमर क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, तो वो रिटेल. एक्सपोर्ट क्या होता है, जब गुड्स और सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स और कंज्यूमर्स इन अनदर कंट्री. ऐसे गुड्स और सर्विसेज है ना जो प्रोड्यूस की जाती है वन कंट्री में और उसके बाद उसको बेचा जाता है, ठीक है, सोल्ड टू बायर्स और कंज्यूमर्स इन अदर कंट्री. मतलब यहाँ पे हमारी इंडिया में कुछ बन रहा है प्रोडक्ट और हम जापान बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो रहा है. अगर जापान से कोई चीज़ जापान वाले हमें बेच रहे हैं तो जापान वाले क्या बोलेंगे कि हम इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम बोलेंगे इम्पोर्ट. ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप समझ रहे होंगे, एक्सपोर्ट यानी एक्स आ रहा है इसमें, एग्जिट समझ लो, बाहर भेजना, बाहर करना, ठीक है. तो आपको क्या समझ में आया कि भाई छोटे लेवल से चीज़ें शुरू हुई, चीज़ों को प्रोड्यूस करा, उसके बाद मैन्युफैक्चर करा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया. यानी इससे कुछ समझ में आ रहा है कि जो तीन जो एक्टिविटीज़ है कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये इसीलिए बताने के लिए पूरा हमें दिया गया है ना. आई होप आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से. क्लियर. चलो, in this fascinating story the farmers of this cooperative milk their cows to sell the milk later. ये जो स्टोरी है बड़ी अच्छी हमने पढ़ी. इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी द फार्मर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव, इस कोऑपरेटिव के जो फार्मर्स है ना, अपनी काऊ को भाई दूध देते हैं, मिल्क देयर काउज टू सेल द मिल्क लेटर, है ना, अपनी काउस को, गायों को भाई दूध देते ताकि जो मिल्क बाद में भाई बेचा जाए. दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड, इसी टाइप की जो मतलब गाय का दूध निकाला जाता है ताकि जो है दूध को बाद में बेचा जाए, है ना, मिल्क को बाद में बेचा जाए. तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना. बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क इज डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स
काउ लाइफ स्टॉक। मैंने बताया ना कि कैसे हम इसको इकोनॉमिक या हम इसको बोल रहे हैं कि प्राइमरी कैसे डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी कैसे, क्योंकि हम गाय से दूध निकाल रहे हैं। गाय से दूध निकालना यानी नेचर की चीज़ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेचर की चीज़ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी गाय क्या है, नेचर से मिली है ना, हमने तो नहीं बैठ के बनाई। यानी कौन सी एक्टिविटी हुई, गाय का दूध निकालना, प्राइमरी एक्टिविटी। मिल्क इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन लिक्विड इनटू अनदर मिल्क पाउडर। अब मिल्क को क्या करा हमने, प्रोसेस करा, मिल्क में प्रोसेस करा, उसको कन्वर्ट करा लिक्विड से किसमें, मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करा, है ना। घी हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, मैनी अदर्स इन द फैक्ट्रीज। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मतलब हमने दूध से क्या कर दिया, उसमें चेंजेस करके, चीज़ों को ऐड करके, बदल के, है ना, उसको मैन्युफैक्चर करा, जो भी चेंजेस करे, मतलब मैन्युफैक्चर बोल रही हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म करा, कन्वर्ट करा, प्रोसेस करा, सॉरी, और क्या बना दिया, उससे घी बना दी, है ना, उससे मिल्क पाउडर बना दिया, चीज़ बना दिया, बटर बना दिया, यानी क्या बना दी, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी वाली, सेकेंडरी। क्लियर। व्हाट डज अमूल डू विथ ऑल द प्रोडक्ट इट मेक्स। अब ठीक है, मिल्क थी, मिल्क से चीज बटर वगैरह बना दिया, लेकिन अब इस सारे प्रोडक्ट का अमूल क्या करेगा, अब इन सारे प्रोडक्ट का अमूल करेगा क्या, इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। अब वो क्या करेगा, इनको बहुत सी जगहों पर बेचेगा। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स। अमूल क्या करता है भाई, लॉरी और ट्रक का यूज करता है, एज वेल एज रेलवे, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज, है ना, रेलवे एयर शिपिंग सर्विसेज का भी यूज करता है टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सर्विसेज हो रही है, दैट मीन्स ये कौन सा सेक्टर हो रहा है, टर्शरी सेक्टर। मतलब प्रोडक्ट बना लिए तो उसको रख के क्या करेगा, उसको इधर उधर तो भेजेंगे ना, तो किसके थ्रू भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। It has set up retail stores and supplies milk and milk product to other shops in towns, cities and villages all over Gujarat as well as in different states across India. अब उसने क्या करा, रिटेल स्टोर सेटअप करी और मिल्क सप्लाई करा या मिल्क प्रोडक्ट टू अदर शॉप्स या टाउन सिटीज में अदर जगह बेचने लग गए, ठीक है, विलेजेस या ऑल ओवर द गुजरात, इवन कंट्री के, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी। हेयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग एंड रिटेल इज अ टर्शरी सेक्टर। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेडिंग हो, ये सब क्या है, ये सब टर्शरी सेक्टर है। यानी एक जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमने सारी चीज समझ ली, चाहे हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, चाहे हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, चाहे हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो सब कुछ हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है कि पहले दूध मिला, दूध जो प्राइमरी सेक्टर है गाय से मिला, उसके बाद उस गाय के दूध जब बहुत ज्यादा हो रहा था, घी वगैरह बनाई, है ना, मैन्युफैक्चर करा, यहाँ कौन सी सेकेंडरी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को रख के, घी चीज बटर को, उनको बेचेंगे ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे, रिटेल करेंगे, है ना, तो ये सब किसके अंदर आ गया, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया। क्लियर हुआ। तो एक ही स्टोरी में हमने तीनों सेक्टर्स पढ़ लिए। क्लियर। चलो, सो आई होप इनका जो पार्ट 1 हमने पढ़ा कि थोड़ा सा इंटरकनेक्टेडनेस की कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है, कनेक्टेड है, आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।